नमस्कार, मैं हूं के उपाध्याय और आप देख रहे हैं जनता टीवी। आज बात होगी राजनीति की, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनावी बिसात बिछ चुकी है और उत्तर प्रदेश में चुनाव हो, जातियों की बात न हो, ये हो ही नहीं सकता। इस समय प्रियंका गांधी भी खासी सक्रिय दिखाई दे रही हैं। उन्होंने 40% महिलाओं को टिकट देने की बात कह करके एक नया राजनीतिक मोड़ दे दिया है। आज ही उन्होंने 7 प्रतिज्ञाएं भी की हैं। उन 7 प्रतिज्ञाओं में बिजली का बिल माफ़ है, बहुत सारी चीज़ें हैं। किसानों का कर्जा माफ है, बिजली का बिल आधा है, गेहूं धान का समर्थन मूल्य 2,500 रुपये करने की बात है और गन्ने का 400 रुपये करने की बात है। उधर अगर पिछड़ों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से पिछड़ों के ऊपर फोकस कर रही है। पिछड़ों को लुभाने की कोशिश हर कोई कर रहा है, समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो। समाजवादी पार्टी ने हाल ही में ओम प्रकाश राजभर के साथ गठबंधन का ऐलान किया है। माना जा रहा है कि 25 तारीख तक औपचारिक घोषणा भी हो जाएगी। लेकिन इधर भारतीय जनता पार्टी ने सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन कह करके अनेक जातियों के प्रतिनिधि सम्मेलन चालू किए हैं। कल ही यादव समाज का भी प्रतिनिधि सम्मेलन था। अलग अलग जातियों के समूहों को सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन का नाम देकर के भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत ओबीसी वोटों की ओर झोंक रही है, क्योंकि ये सभी जानते हैं कि किसी एक वर्ग के वोट से सरकार कोई भी दल नहीं बना सकता, चाहे फिर वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो या अन्य कोई दल। ऐसे में जो पिछड़ी जातियों के छोटे छोटे दल हैं, उनकी भूमिका बड़ी हो जाती है। इसी में ही ओम प्रकाश राजभर का महत्व अचानक बढ़ जाता है, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर का एक अपना बेल्ट है, उस बेल्ट में वे खासा महत्व रखते हैं। आज हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ेंगे उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल, समाजवादी पार्टी के मनोज यादव, कांग्रेस से उमाशंकर पांडे और सुभाषपा से सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी से के राष्ट्रीय महासचिव अरुण राजभर इस समय मऊ में है। वे अपनी पार्टी के सम्मेलनों की तैयारियों में और इसमें जुटे हुए हैं। चुनावी माहौल है, जाहिर है सभी लोग व्यस्त हैं। बातचीत शुरू करते हैं मनोज यादव जी से। मनोज जी, आज बहुत दिनों बाद आप डिबेट में मेरे साथ दिखाई दे रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मनोज जी, ओम प्रकाश राजभर जी के साथ जो गठबंधन का ऐलान औपचारिक होना है, उसमें क्या तय हुआ है? और दूसरी बात, प्रियंका गांधी जिस तरीके से पिछले 1 महीने से सक्रिय दिखाई दे रही हैं, उससे कहीं ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस की सक्रियता से समाजवादी पार्टी को नुकसान होने की संभावना बढ़ गई हो? भारतीय जनता पार्टी इसे अपनी संजीवनी के रूप में देख रही है, हकीकत क्या है मनोज जी? केके जी, इस बात को समझना पड़ेगा और राजनीति में रिकॉर्ड बहुत मायने रखते हैं। जब जब कांग्रेस उत्तर प्रदेश में या कहीं भी बढ़ी है, तब तक बीजेपी का ग्राफ और वोटों का परसेंटेज अपने आप नीचे आ गया है। तो ये निश्चित तौर पे बिल्कुल स्पष्ट है कि जो कांग्रेस का ग्राफ बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर बीजेपी का नुकसान होना तय है, इसमें दो राय नहीं। समाजवादी पार्टी जो आपने पूछा राजभर जी को लेके, वो 27 तारीख को आपको खुले मंच से पता चलेगा। लेकिन जो एक लब्बो लुआब है वो इस बात का है कि हमें संविधान को बचाना है और जो पिछड़ों के, दलितों के जो हक हैं, जिनकी हकमारी बीजेपी उनका ही वोट लेके कर रही है, उसको हमारी लड़ाई सबसे प्राथमिक तौर पे है। उस लड़ाई को लड़ना है और उसको बचाने के लिए वो हर प्रयास करेंगे जिससे कि हमारा संविधान बच सके। आपने क्या केके जी ऐसा देखा कि जिस वर्ग का किसी पार्टी ने, राजनीतिक दल ने वोट लिया, उसी का नुकसान करना शुरू कर दिया? ये पहली बार हो रहा है। जब इतने बड़े बहुमत के साथ सरकार आई तो मोहन भागवत के एजेंडे से लेके और जो इनका अंतिम पन्ना प्रमुख तक का जो कार्यकर्ता है, उन सब ने मिलके एक ही बात कही कि पिछड़ों के अधिकार को काटो, इनकी नौकरियों को काटो, इनके आरक्षण को खत्म करो और इनके वोट लेके ही इनके अधिकारों को खत्म करना इनका अधिकार बन गया है, इनकी सोच बन गई। इसलिए समाजवादी पार्टी पिछड़ों की राजनीति को पूरी तरीके से बचाने की कोशिश में उतर आई है। और एक बात महत्वपूर्ण आपको बता दूं, अभी मनोज जी जो देखने में आ रहा है, अभी जो मनोज जी देखने में आ रहा है वो ये है कि समाजवादी पार्टी यादव समाज और मुस्लिम समाज इन दो पर केंद्रित है। बाकी जो ओबीसी है वो अभी समाजवादी पार्टी के साथ आता दिख नहीं रहा। ओम प्रकाश राजभर जी के साथ आपका तालमेल हो जाता है तो कुछ इलाके में ये संभावना बन सकती है। उधर जयंत चौधरी जी के साथ अभी तक कोई बातचीत हुई नहीं है और ये भी नहीं कहा जा सकता पूरे तौर पर कि जयंत चौधरी जी के साथ बातचीत बनेगी या नहीं बनेगी।
तो इन परिस्थितियों में ओबीसी वोट काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और पिछले दो चुनाव, लोकसभा का और विधानसभा का चुनाव, हमने देखा है भारतीय जनता पार्टी के साथ ओबीसी गया है। मनोज जी, आपने पिछले दो चुनावों का जिक्र किया, लेकिन पिछले जो सबसे पिछला चुनाव पंचायत का चुनाव रहा उसका जिक्र करना भूल गए। सबसे बेहतरीन परिणाम जो समाजवादी पार्टी के लिए आए, सत्ता में रह के बीजेपी बुरी तरीके से हारी। वो अलग बात है, वो चर्चा का विषय है कि कैसे उन्होंने अध्यक्ष पद पे कब्जा कर लिया, वो अलग विषय है। लेकिन जब जनता ने मोहर लगाई तो समाजवादी पार्टी को सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में हमको दिया। निर्दलीय हमसे आगे थे, वो अलग बात है, निर्दलीय सभी पार्टी के थे, उसमें बसपा के भी थे, समाजवादियों के भी थे और बीजेपी के भी थे। लेकिन बीजेपी ने धन बल का इस्तेमाल करके कैसे उसको सत्ता में बैठाने का काम किया, वो एक अलग विषय, उस पर मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन जनता का मन है, ऐसे में अगर आज बोलूंगा तो निश्चित तौर पे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात को दोहराना वाला होगा। लेकिन मैं दूसरी तरीके से कह रहा हूँ कि जब 22 का परिणाम आएगा तो आप नहीं चौंकेंगे, हिंदुस्तान चौंक जाएगा कि ये कैसे परिणाम आ गए। अरे डबल इंजन की बुलेट ट्रेन की सरकार इस तरह फेल हो गई। ठीक है, और उत्तर प्रदेश आपकी इस बात का जवाब कपिल देव अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री हैं, प्रदेश में इस समय इनके दौरे लगे हुए हैं। कपिल देव जी, आपका स्वागत है। कपिल देव जी, प्रियंका गांधी जिस तरीके से सक्रिय हुई है उसे आप किस रूप में देखते हैं? दूसरी बात, ओबीसी वोट बैंक, वो जैसे राजभर जी, अब पहले बातचीत चल रही थी कि ओबीसी के लिए ओम प्रकाश राजभर जी से बातचीत हुई थी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ आ सकते हैं, लेकिन अब उनका 27 तारीख को, जैसा मनोज जी कह रहे थे, कि आधिकारिक तौर पर ऐलान हो जाएगा गठबंधन का। तो इन सब चीजों से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होता हुआ आप नहीं देख रहे? कपिल देव जी। देखिए आदरणीय उपाध्याय जी, आपका नमस्कार, सभी को नमस्कार मेरा। और जिस विषय को लेकर के आपने आज चर्चा शुरू की है, खासतौर तो ओबीसी को लेकर, और आदरणीय प्रियंका जी के बारे में आपने पूछा कि सक्रिय तो है, नो डाउट। वो झाड़ू लगा के नजर भी आ रही है, वो प्रदर्शन करके नजर भी आ रही है, वो मौन धारण करके नजर भी आ रही है। लेकिन कांग्रेस के पास है क्या? जब कांग्रेस के पास जो धरातल है, धरातल पे काम करने के लिए धरातल की वर्किंग, धरातल के लोग, उनकी विधायकों की टीम, उनके पास जनता, यानी कांग्रेस एक तरीके से लंबे समय से अपना विश्वास खो चुकी है। और कांग्रेस आज कहीं धरातल पे नजर नहीं आती, इसलिए मुझको लगता है कोई ज्यादा महत्वपूर्ण विषय वो नहीं है। महत्वपूर्ण विषय जो भी उन्होंने ओबीसी की चर्चा की कि ओबीसी और राजभर आएंगे तो उनसे कुछ हो जाएगा। अब ये तो जब तक परिस्थितियां जब तक पेंडिंग है, जब तक उनकी ज्वाइनिंग किसी पार्टी के साथ नहीं होती है। पर हमारा कहना ये है कि हमको दूसरी पार्टी के ऊपर टिप्पणी नहीं करनी, हमको तो अपना देखना है। भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय योगी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लिए ओबीसी लगातार लंबे समय स्तंभ की तरह मजबूती के साथ खड़ा है, उसको एक विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी ने उसको लगातार सम्मान दिया, उसको राजनीतिक विरासत देने का काम भी किया, उसको सम्मान दिलवाने का काम किया, मंत्रिमंडल में स्थान दिया, संगठनों में स्थान दिया, और हर प्रकार से सम्मान दिलवा करके तत्कालीन सरकारों में, चाहे समाजवादी पार्टी सरकार रही हो, चाहे बसपा की सरकार रही हो, हमेशा। लेकिन कपिल देव जी, इसमें एक सवाल यह भी बनता है कि पिछले एक महीने की अगर कुछ चीजों को देखें तो ऐसा लगता है जैसे प्रशासन, पुलिस बेलगाम हो गए हैं, बेअदब हो गए हैं। चाहे फिर वो गोरखपुर की घटना रही हो, चाहे वो लखीमपुर की घटना रही हो, अभी आगरा में वाल्मीकि समाज के व्यक्ति की जिस तरह से थाने में पीट करके मृत्यु हुई है, तो ये सारी जो घटनाएं हैं इनका कहीं ना कहीं तो नुकसान होगा ही। और प्रियंका गांधी क्या गलत कर रही है? अगर वो दलितों के यहाँ जा रही है, थाने धरना प्रदर्शन कर रही हैं, पूरी सड़क पे उतरी हुई दिखाई दे रही हैं, तो कहीं ना कहीं तो भाजपा को नुकसान होगा इसका, ऐसा मुझे लगता है। कपिल जी। प्रियंका जी नजर आ रही है, राहुल गांधी आजकल नजर नहीं आ रहे, पता नहीं कहाँ विलुप्त हो गए हैं। उनको भी आना चाहिए, उनको भी जनता के बीच में जाना चाहिए। वो निर्वाचित सांसद है, उनको अपने क्षेत्र में जनता के बीच में, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है पार्टी के, उनको भी जनता के बीच में जाना है। राहुल जी पता नहीं तो नजर नहीं आ रही आजकल, बहुत लंबे समय से वो दृश्य से गायब है, तो उनको भी आना चाहिए। मेरा आपसे निवेदन है कि राहुल जी भी, कहीं प्रियंका जी आए कि राहुल जी आए तो थोड़ा और पार्टी गति से बढ़ेगी, तो ये मेरा उनको निवेदन है। और दूसरी बात, जहां तक घटनाओं की बात है, देखिए इतना बड़ा प्रदेश है, घटनाएं तो होंगी, ऐसा तो नहीं है कि मुख्यमंत्री बैठे तो घटनाएं नहीं होंगी। पर हाँ, हम ये कह सकते हैं जिम्मेदारी के साथ, तो घटनाएं हो रही हो तो तुरंत वर्कआउट हो रही है। तो छोटी मोटी घटना अपराध होती है, तुरंत वर्कआउट होती है। और अपराधियों को इस बात का मालूम है कि अगर तुमने घटना की है, कोई अपराध किया है, तो तुम्हारा क्या इलाज होगा, किस प्रकार से तुम्हारा कानून दृष्टि से जो अधिकतम मुद्दा हो सकता है उसका इलाज। ये दम योगी आदित्यनाथ जी सरकार में बनने का काम है। तत्कालीन सरकारों के अंदर तो केवल अपराधियों को संरक्षण मिलने का काम होता था,
अपराधों की पैरोकारी होती थी। आज भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता, कोई नेता, कोई मंत्री, कोई विधायक, कोई सांसद आपको किसी अपराधी की पैरोकारी करता नजर आता है क्या? तब तक समाजवादी पार्टी के लोग केवल अपराधियों की सदस्य बने हुए थे। तो परिवर्तन। प्रियंका गांधी ने कहा है कि वे 40% महिलाओं को टिकट देंगी। अगर वो 40% महिलाओं को टिकट देती हैं तो जाहिर है भारतीय जनता पार्टी का जो महिला वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं खिसकेगा। जैसे इस घोषणा के बाद आपने देखा लड़की हूं तो लड़ूंगी ही, उसके बाद देखा कि जो पुलिस वाले उनको रोकने गए थे, जो पुलिस की महिलाएं थी कांस्टेबल, वो उनके साथ सेल्फी ले रही हैं। यानी उनके भले ही आपने निलंबित कर दिया हो सरकार ने, लेकिन ये है कि महिलाओं में उसके बाद में कहीं ना कहीं एक अवेयरनेस आई है कि उनकी कोई सुनने वाला है। तो ऐसा ना हो कि ये मास्टर स्ट्रोक साबित हो जाए और भारतीय जनता पार्टी को इसका नुकसान हो जाए। कपिल जी, प्रियंका जी ने ये भी कहा है कि हम सबको स्कूटी देंगे, सबको मोबाइल देंगे। अब ये चीजें क्या देंगे क्या नहीं देंगे समय आने दीजिएगा। उनके पास कम से कम महिलाओं को टिकट दे, महिलाओं की कम से कम उनके पास अभी टिकट मांगने वाले कितने लोग हैं, जरा इसको भी हम देख लें कि कांग्रेस के टिकट पर कितने लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब तो यही माहौल बन के नहीं आ रहा। तो अगर वो देंगे तो बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। और महिलाओं को जिस प्रकार से सम्मान योगी आदित्यनाथ जी ने देने का काम किया, बेटियों को, महिलाओं को जो सम्मान दिया है, उनको सुरक्षा की दृष्टि से माहौल दिया है, उनको कॉलेज में जाने के लिए माहौल दिया, व्यापारी को सम्मान दिया है, व्यापारी आज सुरक्षित है। अपना लाख रुपया जो उसकी डिक्की में होता था स्कूटर की, तो बदमाश कनपट्टी में रिवाल्वर लगा करके पैसा छीन लेते थे और उनका मुकदमा कायम नहीं होता था। आज कोई घटना होती नहीं है, होती है तो वर्कआउट होती है। मैं मुजफ्फर से विधायक हूँ, अभी यहाँ पर एक लूट हुई लगभग 10 दिन पहले, बड़ी लूट। आपकी बात का जवाब हम उमाशंकर पांडे जी से ले लेते हैं। उमाशंकर पांडे जी काफी देर से इंतजार भी कर रहे हैं। उमाशंकर पांडे जी, प्रियंका गांधी की सक्रियता से क्या समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा? एक। दूसरी बात, जिस तरह से 40% महिलाओं को उन्होंने कहा है कि टिकट दिया जाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी ये कह रही है कि उनके पास टिकट लेने वाले ही नहीं आ रहे हैं। जब टिकट लेने वाले ही नहीं होंगे तो किस आधार पर चुनाव मैदान में जाएंगी? आज 7 प्रतिज्ञाएं भी उनकी मैदान में आई हैं, 7 प्रतिज्ञाओं का पोस्टर भी जारी हुआ है। ये सब मैं आपसे जानना चाहता हूं। उसके बाद हम अरुण जी के पास चलेंगे। अरुण जी भी काफी देर से हमारा इंतजार कर रहे हैं। जी उमाशंकर जी। गांधी जी उत्तर प्रदेश का जो राजनीतिक विमर्श है उसको उन्होंने परिवर्तित करने का काम किया है और आगे भी लगातार इस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति को जाति, धर्म, क्षेत्र, लिंग, भाषा, तमाम चीजों का जो मामला है उससे चेंज करके वो राजनीतिक विमर्श को विकास की तरफ ले जा रही हैं, जो पूरा प्रदेश देश देख रहा है। 40% महिलाओं को टिकट देना ये कांग्रेस पार्टी के डीएनए में शामिल है। आप याद करिए के जी, राजीव गांधी जी ने महिलाओं को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 40% रिजर्वेशन देकर उन्होंने महिलाओं को प्रधान, पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने का और मेयर बनाने का काम राजीव गांधी जी ने किया। और महिला आरक्षण बिल 33% लाने के लिए सोनिया गांधी जी ने इसको राज्यसभा से पारित कराया और तमाम लोग इसी उत्तर प्रदेश में राजनीति करने वालों ने उस बिल को रोका था। प्रियंका गांधी जी उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए 40% महिलाओं को उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का टिकट देकर उनको राजनीतिक और सामाजिक रूप से सशक्तिकरण का विमर्श उन्होंने दिया है और इसको प्रियंका जी पूरा करेंगी। बच्चियों 12 पास बच्चियां हैं, उनको एंड्रॉयड स्मार्टफोन देंगी, स्कूटी देंगी, इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी देंगी और साथ ही साथ किसानों का पूरा कर्ज कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से 2009 में माफ की थी वैसे ही पूरा कर्ज माफ करेगी। गन्ना किसानों को 400 रुपए प्रति क्विंटल देगी और गेहूं और धान की कीमत 2500 रुपए प्रति क्विंटल देगी। ये कांग्रेस पार्टी की प्रतिज्ञा। 5वीं प्रतिज्ञा है कि बिजली बिल सभी का आधा कर देगी कांग्रेस पार्टी। ये कांग्रेस पार्टी की 5वीं प्रतिज्ञा है। और सभी कोरोना काल में पूरे उत्तर प्रदेश के लोग बेरोजगार हुए, तमाम लोगों की नौकरियां चली गई, तमाम लोगों के धंधे चौपट हो गए, रेहड़ी पटरी तमाम जो लोग छोटे छोटे व्यापार करते थे उन सबको नुकसान पहुंचा। कांग्रेस पार्टी उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करेगी और सबको 25,000 रुपए देने का काम करेगी। साथ ही साथ जो 7वीं प्रतिज्ञा है 20 लाख सरकारी रोजगार
उत्तर प्रदेश के युवाओं को देने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी, ये हमारे 7 वचन है। और रही बात, देखिए प्रियंका गांधी जी सक्रिय है, उसमें नुकसान उन लोगों को होना है जिन्होंने 32 सालों तक उत्तर प्रदेश को तमाम सारे वादे दिए, बड़ी बड़ी बातें की। भारतीय जनता पार्टी का ही ले लीजिए। ठीक है पांडे जी, अरुण राजभर जी के पास भी हम, अरुण राजभर जी, ओम प्रकाश राजभर जी पिछली बार अभी कह रहे थे कुछ दिनों पहले कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी मिले थे, वे स्वतंत्र देव जी से भी मिले थे। उसके बाद ये माना जा रहा था कि वे भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकते हैं। अचानक से वे समाजवादी पार्टी के साथ चले गए। हाल ही में उन्होंने ये भी कहा है कि वे जो सम्मेलन करेंगे उसमें केवल अखिलेश यादव आएंगे, सपा के कार्यकर्ता नहीं आएंगे। ये हो क्या रहा है? मतलब ये किस तरह का गठबंधन है कि अखिलेश जी आएंगे पर उनके सपा के कार्यकर्ता नहीं आएंगे? और क्या ये गठबंधन आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ ये नहीं जा सकते? अभी कहीं कोई जो बातें हैं उसमें ये आ रहा है कि कहीं ना कहीं कोई कच्चापन है। अरुण जी, कहीं कोई कच्चापन नहीं। जनता ने स्पष्ट जनादेश देने के लिए फैसला कर लिया है 27 अक्टूबर को जिस स्थान पर हम बैठे हैं मऊ के हल्दरपुर में, यहाँ लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा होंगे और यहाँ से शंखनाद करेंगे बाबा योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश से उखाड़ फेंकने के लिए। भारतीय जनता पार्टी डूबती हुई नैया है और जो भी उस पर सवार होने जाएगा वो डूब जाएगा। इस नाते हमने 2017 में सरकार जब बनाई थी इनकी, तो इनको गुरूर हो गया था, इनको अहंकार हो गया था कि हम अपने दम पर सरकार बना करके आए हैं। तो अब इनका गुरूर हम तोड़ने जा रहे हैं। अगर 2017 में इनकी हम सरकार बनाए तो 2022 में इनकी सरकार उखाड़ फेंकने की भी जिम्मेदारी हमने उठाई है। तो पूर्वांचल की 146 विधानसभा सीटों पर इनकी बोहनी नहीं होगी, खाता नहीं खुलेगा। उत्तर प्रदेश का किसान, उत्तर प्रदेश का नौजवान, उत्तर प्रदेश की महिलाएं, उत्तर प्रदेश का व्यापारी, उत्तर प्रदेश का हर वर्ग यह संदेश सुन चुका है, यह फैसला कर चुका है कि अब उत्तर प्रदेश में सुहेल भारतीय समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी गठबंधन की सरकार हम बनाने जा रहे हैं। और समाज के हर वर्गों को जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी के शर्त पर हम जनता के बीच में एक नया विकल्प दे दिए हैं। अब पीछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ इस पे हम सवाल नहीं करना चाहते हैं। सवाल इस बात कितनी सीटों पे तालमेल तय हो गया है? कितनी सीटों पर तालमेल तय हो गया है अरुण जी? देखिए सीटों का जहाँ तक ओम प्रकाश राजभर जी कितनी सीटों पर लड़ेंगे? अभी किसी भी पार्टी का सीट का बंटवारा नहीं हुआ है। जब सीट का बंटवारा होगा तो हम आपको बताएंगे। हम जनता के बीच में जिन मुद्दों के साथ जा रहे हैं, हम जातिवाद जनगणना, भारतीय जनता पार्टी बहुत पिछड़ों की हिमायती बनती है। बताने सुप्रीम कोर्ट जाकर के क्यों जातिवाद जनगणना कराने के लिए स्टे ले लिया, क्यों वहाँ जाकर के रोक लगाई? आखिरकार ये पिछड़ों के बीच में क्यों आना चाहते हैं? वोट तो चाहिए पिछड़ों का, लेकिन जातिवाद जनगणना कराने से भारतीय जनता पार्टी के लोग भाग रहे हैं। इसी नाते हम लोगों ने फैसला किया है कि 2022 में जातिवाद जनगणना कराएंगे। जिसकी जितनी संख्या होगी उसको उतनी हिस्सेदारी हम जनता के बीच में देने का काम करेंगे। हम उत्तर प्रदेश में जो घरेलू बिजली का बिल है हम 5 सालों से माफ करने के लिए हम सरकार बनाने जा रहे हैं। हम स्नातकोत्तर तक निःशुल्क अनिवार्य फ्री शिक्षा 5 साल तक हम देने की तैयारी कर रहे हैं। हम समाज के जो भाईचारा है, जो भारतीय जनता पार्टी नफरत में बदल दिया है, उसको खत्म करने के लिए हम जनता के बीच में एक विकल्प देने का काम कर रहे हैं। 27 अक्टूबर के बाद उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता। ठीक है, चुनावी भाषण नहीं अरुण जी, सवालों का जवाब दीजिए। चुनावी भाषण नहीं, चुनावी भाषण से ये डिबेट है, इसमें चुनावी भाषण नहीं। मेरा ये सवाल है कि जिस प्रकार से ओम प्रकाश राजभर जी कह रहे हैं कि इस जो सम्मेलन आप जो बता रहे हैं उसमें अखिलेश यादव तो आएंगे लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं आएंगे, तो आखिर ओम प्रकाश राजभर जी को डर किस बात का है? समाजवादी पार्टी के अगर कार्यकर्ता वहां शामिल होते हैं तो उन्हें किस बात का डर है? इस सवाल का जवाब हम देंगे। इस सवाल का जवाब इस बात का है कि वो सुहेल भारतीय समाज पार्टी का स्थापना दिवस मनाने जा रहे हैं। कल के डेट में हम सभी दलों को इकट्ठा कर लेंगे तो आप भी कहेंगे कि ये सबकी ताकत है। हम पहले अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं। 2017 में जो हमारी ताकत थी वह आज 2021 में 4 गुना बढ़ गई है। उस ताकत के बदौलत हम भाजपा को उत्तर प्रदेश से उखाड़ फेंकने के लिए हम अपनी ताकत इकट्ठा करना चाहते हैं, ताकि वहाँ यह संदेश हो जाए कि जिसके साथ हम अलायंस बन करके जा रहे हैं उसकी ताकत दोगुनी होने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी मुंह के बल गिरने जा रही है। इसलिए
हमने स्पष्ट कर दिया है कि हमारे जो चीफ गेस्ट बनने जा रहे हैं माननीय अखिलेश यादव जी, हम उनको मंच पर उतार करके यह संदेश देना चाहते हैं कि आप जनता के बीच में आइए और जनता मालिक है और मालिक के सामने हम आपको खड़ा करेंगे और जनता फैसला कर देगी कि उत्तर प्रदेश में आप चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं और योगी आदित्यनाथ अपने पुराने काम घंटा बजाने जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश में इनका कोई स्थान नहीं है। उत्तर प्रदेश का हर वर्ग अपने आप से दुखी हो चुका है। मनोज जी, यूपी में 52% ओबीसी वोटर हैं, उसमें से लगभग 43% जो है वो गैर यादव वोटर हैं। तो 52% वोटरों को समाजवादी पार्टी किस तरीके से साधेगी? यादव वोट जाहिर है समाजवादी पार्टी का कोर वोट है, मुस्लिम इस बार पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के साथ है, कांग्रेस कोशिश कर रही है लेकिन मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के साथ मुस्लिम जाएगा। इन परिस्थितियों में समाजवादी पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है अपर कास्ट, अन्य ओबीसी, दलित वोट बैंक। वो कैसे समाजवादी पार्टी अपने साथ लेगी? और इसके बाद में जो सबसे असली बात है हिंदू मुस्लिम, अगर चुनाव हिंदू मुस्लिम होता है तो फिर सपा को नुकसान होने की संभावनाएं ज्यादा है। मनोज जी, देखिए, अब तक विगत 4.5 सालों में हिंदू मुसलमान समाजवादी पार्टी या विपक्ष के किसी राजनीतिक दल ने नहीं किया। अगर हिंदू मुसलमान का बीमारी जो है वो है तो आरएसएस और बीजेपी क्यों है। तो जब करना चाहेगी तब करेगी, वो तो उसको पता ही है कि हमारा अंतिम बार होता है। लेकिन जनता जागरूक है और जनता जागरूक इसलिए है कि उत्तर प्रदेश का जो 4.5 साल का डबल इंजन की सरकार का काम था वो बहुत कायदे से जनता ने देख लिया, समझ लिया। हम 403 विधानसभा, मतलब आपके सवाल का जवाब मैं स्पष्ट रूप से दे रहा हूँ, समाजवादी पार्टी ने 403 विधानसभाओं के सारे समीकरण चुस्त दुरुस्त कर लिए। उसमें हमारा कोई काम पेंडिंग नहीं है। हमें किस सीट पे गठबंधन के अपने प्रत्याशी को लड़ाना, किस सीट पे हमको किस जाति का व्यक्ति उतारना, ये सब को समाजवादी पार्टी ने कंप्लीट कर लिया है। चुनाव की घोषणा जिस दिन होगी, जिस दिन आचार संहिता लगेगी, टिकट आपको मिलना शुरू हो जाएंगे हमारे प्रत्याशियों को। और हम अपने हर समीकरण पे, क्योंकि सेगमेंट वाइज आप देखेंगे, अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो 7 नवंबर को हमारी अंबेडकर नगर में एक बड़ी रैली है। वो भी जो जिस 42% ओबीसी की बात कर रहे हैं, वहां भी राजभर जी भी है और वर्मा जी भी है, लालजी वर्मा और रामचल राजभर की मीटिंग है। देख लीजिएगा आप 7 तारीख को, जैसे कि अभी 27 तारीख को हल्दरपुर में मीटिंग है राजभर जी की। तो ये जो गैर यादव बैकवर्ड की बात जो बीजेपी क्लेम करती है, उस क्लेम को देखो किस तरीके से धीरे धीरे करके पूरा नक्शा नाबूद करेंगे। और जनता ने तो मन बना लिया है, लेकिन चूंकि जब तक वोट ना पड़ जाए तब तक मेरे कहने से समाजवादी मनोज जी, मैंने 2017 का चुनाव देखा है। 2017 के चुनाव में जब अखिलेश जी बीएसपी की मायावती के साथ रैली करते थे तो उस रैली में जबरदस्त भीड़ होती थी, लेकिन वो वोटों में तब्दील नहीं हुई। तो रैलियों की भीड़ से ये अंदाजा लगा पाना मुश्किल है कि वोटों में तब्दील हो जाएगी। आपको मैंने एक महत्वपूर्ण बात बताई, आपने उस लाइन को पकड़ा नहीं। आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको मुझसे उस लाइन पे पूछना चाहिए था। 403 विधानसभा की सीटों पे समाजवादी पार्टी ने काम कर लिया। काम करने का मतलब है हमने किसी का टिकट फाइनल कर दिया, वो नहीं काम है। हमने बूथ, अपने सेक्टर, अपनी विधानसभा और एक एक कार्यकर्ता को किस तरीके से चुनाव लड़ना है उस पे हमने काम कर लिया है। इस बात पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। अगर आप ध्यान देते तो निश्चित तौर पे सवाल इस बात का ना होता कि मायावती के साथ गठबंधन करके कितना वोट मिला। ये तो भारतीय जनता पार्टी ध्यान दे। मैं तो सवाल पूछूंगा, सवाल पूछने का मेरा अधिकार है। बाकी काम तो भारतीय जनता पार्टी करे, अन्य राजनीतिक दल करे। आपने जहां काम किया, भारतीय जनता पार्टी ने जहां काम किया, वो तो राजनीतिक दल है, आप देखेंगे जी। मैं खुद बता रहा हूँ, मैं खुद एक विधानसभा का प्रभारी हूँ, लखनऊ की विधानसभा का प्रभारी हूँ। और हम बूथ पे जिस तरह का काम कर रहे हैं वो काम बीजेपी भी नहीं कर सकती है, क्योंकि बीजेपी को पेड वर्कर की जरूरत है। समाजवादी पार्टी में पेड वर्कर नहीं है। हमारा वर्कर खुद अपने घर से दाल रोटी और खाना बनवा के और पैसे की व्यवस्था करके हम काम करते हैं। हम कोई पूंजीपतियों के साथ रन करने वाली राजनीतिक दल नहीं है ना, हम तो कैडर बेस्ड पार्टी है। हमारा कार्यकर्ता ही हमारी ताकत है सबसे बड़ी। तो हमारा कार्यकर्ता तय कर लिया है कि हम पूरी शिद्दत और मेहनत के साथ चुनाव लड़ेंगे। पिछड़ा, दलित, अगड़ा, व्यापारी, किसान, मजदूर, नौजवान सब हमारे साथ है और सबको साथ लेके हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ठीक है, हम कपिल देव जी से जवाब ले लेते हैं। कपिल देव जी, भारतीय जनता पार्टी को ये सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन क्यों करने पड़ रहे हैं? क्योंकि ओबीसी वोट बैंक कहीं खिसक न जाए,
अभी कल ही यादव सम्मेलन भी हुआ है। यादव कितने आपके साथ जाएंगे ये तो अभी कोई नहीं कह सकता, लेकिन ये करने पड़ रहे हैं। इसी प्रकार से अब योगी जी लगातार राम मंदिर की बात करने लगे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अब मुद्दों पे आ रही है, विकास पे बात कर रही थी कि विकास के नाम पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अंत में फिर वही ओबीसी, महिला और ये राम मंदिर, आखिर है क्या कपिल जी? अजय जी, ओबीसी भी इसी समाज का पार्ट है, ओबीसी वोटर भी है, तो अगर उनके नीचे बैठकर मीटिंग करना, बातचीत करना, ये ओबीसी सम्मेलन नहीं किए। ये सम्मेलन जो हुए हैं ये हमने उस वर्ग के जो हमारे प्रतिनिधि, चाहे विधायक हो, चाहे संगठन के लोग हो, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, हमारे जिला पंचायत के सदस्य हैं, हमारे प्रधान हैं, ऐसे लोगों को बुला करके उनको बातचीत करना और सरकार की योजनाओं को थोड़े थोड़े हिस्से में, थोड़े थोड़े लोगों को सरकार की योजनाएं जनता तक पहुंचे, इस संबंध में सारा विषय। और मुझको लगता है इसके अंदर कोई बुराई नहीं है, अपने लोगों से बुलाना, उनसे बातचीत करना, इसमें कौन सी बुराई है? हम अपने लोगों से लगातार बातचीत कर रहे हैं। और जो विषय आप कर रहे थे हिंदू मुस्लिम का, भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम का विषय नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है, लड़ेगी, उसकी हम तैयारी करें। और ये जो जातिगत मामले हैं तो समाजवादी पार्टी हमेशा इनको उखाड़ने का काम करती रही, हमेशा मुस्लिम तुष्टीकरण करती रही, और मुस्लिम का तुष्टीकरण के हिंदुओं के बारे में उनको भी याद नहीं आती थी। आज अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, सबको मंदिर याद आ रहा है। तो मंदिर तो हम तो मंदिर वाले हैं, हम तो यही मंदिर वाले। आप तो इनसे पूछिए कि अखिलेश जी गंगा में जाकर स्नान कर रहे, अखिलेश जी वहां जाकर के संगम में स्नान कर रहे, बहन आदरणीय अपनी प्रियंका गांधी जी वो राम मंदिर जा रही है, वो वहां से अपनी रामनवमी की शुरुआत करती है। तो इनको जो लगातार मुस्लिम तुष्टीकरण करते रहे, इनको राम की, भगवान की, कृष्ण की, इनको याद कैसे आने लगी? आज इनको ये नहीं लगता कि तुम्हारा मुस्लिम नाराज रहेगा तुमसे, आज इनको डर नहीं लगता है वहां। तो इनको लगता है कि हिंदू जागरूक हुआ है, और निश्चित रूप से जो अभी तक मुस्लिम तुष्टीकरण करके ये और लोगों को बेवकूफ बनाते रहे, आज ये लोग जागरूक हुए। और जनता आज मोदी जी को, योगी जी को, उनकी कार्यशैली, उनका व्यक्तित्व, उनका काम करने का तरीका और ईमानदार सरकार, हमने भ्रष्टाचार की एक मुद्दा पूरे प्रदेश के अंदर नहीं है। जो अखिलेश यादव जी की सरकार में हमेशा होते थे, मायावती जी की सरकार में होते थे, एक मुद्दा नहीं है। पूरे 5 वर्ष होने वाले हैं, आदरणीय योगी जी ने पूरी सरकार को पूरी निष्ठा का चरण कर। और अगर हिंदू मुस्लिम का जो मुद्दे की बात आपने की है, तो मुझको लगता है कि हम आतंकवाद बड़ा राष्ट्रवाद और कोई मुद्दा हो तो हमारा ये मुद्दा होगा, क्योंकि हमेशा आतंकवादी छुड़वाने का, ऐसे लोगों को संरक्षण देने का। जब आतंकवादी पकड़े गए तो अखिलेश यादव जी को चिंता हुई कि आतंकवादी क्यों पकड़े गए, क्यों जेल भेजा जा रहा है। तो हमारा कोई नारा होगा तो आतंकवाद बना राष्ट्रवाद होगा या विकास का होगा, हिंदू मुस्लिम का नारा हमारा नहीं। चलिए ठीक है कपिल जी, एक सवाल का और जवाब दीजिए। आज ही प्रियंका गांधी ने कहा है कि गेहूं और धान का समर्थन मूल्य वो 2500 रुपए करने वाले हैं और गन्ने का 400 रुपए, किसानों का कर्जा माफ कर देंगे और बिजली का बिल आधा कर देंगे। आप पश्चिम से आते हैं, मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं, वो जो पूरा बेल्ट है किसानों का बेल्ट है, खास तौर पे गन्ना किसान, वहाँ का पूरी जो पॉलिटिक्स है, गन्ना किसान की पॉलिटिक्स चलती है। तो अगर ये सब दावे होते हैं और उधर ऊपर से किसान आंदोलन चल रहा है, इन परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी को वहाँ क्या परेशानियां नहीं होंगी जिस तरह से घोषणाएं की गई हैं? और गन्ने की बात तो आपकी सरकार भी करती रही, लेकिन जिस तरह से गन्ने का दाम बढ़ना चाहिए था वैसे नहीं बढ़ा। प्रियंका गांधी जी उस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि आलू डालेंगे और सोना निकलेगा। तो जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष को यही जानकारी नहीं है आलू डालने के बाद क्या निकलता है, वो क्या गन्ने का रेट बढ़ाएंगे, क्या धान का रेट बढ़ाएंगे? उनको मालूम नहीं धान पेड़ में पैदा होती है कि तने में पैदा होती है। अभी तो थोड़ा सा इनको समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा किसान की मजबूरी, किसान की आवश्यकताएं जनता के बीच में समझनी पड़ेगी। जनता के बीच में जाएंगे तब उनको जानकारी मिलेगी। अभी तो उनको प्राइमरी से बात कर रहे हैं, 50 वर्षों से अधिक तक इन्होंने प्रदेश के अंदर शासन किया है, तब इनको गन्ने की याद नहीं आई, तब इनको धान की याद नहीं आई, तब इनको एमएसपी याद नहीं आया। आज सरकार से, सत्ता से बिल्कुल बाहर है और बहुत दूर है, बहुत दूर, एकदम पीछे। तो अगर कुछ भी घोषणा कर सकते हैं, 400 नहीं है तो 600 में भी घोषणा कर सकते हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? जब कुछ है ही नहीं, जब कुछ दुकान में सामान ही नहीं है तो कुछ भी बेचने की बात करें। मुझको लगता है कांग्रेस के ये सब लोहावले सपने हैं और कांग्रेस इन सब बातों बहुत दूर है। ठीक है, उमाशंकर जी क्या कहेंगे आप? सुनाई दिया, इन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा सोना निकलेगा। अगर इन्होंने ये बोला है, इनकी आवाज थोड़ी कट रही थी,
तो मैं मंत्री जी को कह रहा हूं, संवैधानिक पद पर बैठकर झूठ बोलने की जो परंपरा है वो बंद कर दीजिए, नहीं तो किसी दिन FIR हो जाएगा तो बाहर नजर आओगे। वैसे भी पहले भी आपके कारनामे बड़े चर्चित रहे हैं, आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। इसलिए संवैधानिक पद का दुरुपयोग मत करिए। राहुल गांधी जी ने क्या बोला था वो पूरा देश जानता है, वो YouTube से लेके हर जगह है, और उसको अगर आप गलत तरीके से कोट करेंगे तो आपके खिलाफ मानहानि का मुकदमा मैं ही कर सकता हूं। एक बात। दूसरी बात, के उपाध्याय जी, भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोक संकल्प पत्र में तमाम सारे वादे उन्होंने किए थे। उसमें कहा था महंगाई की मार, डीजल पेट्रोल पर होते थे, बैलगाड़ी से पार्लियामेंट आते थे, वो सब जानते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा था डीजल पेट्रोल के दाम पर, वो सभी जानते हैं। आज उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति हो गई है? उत्तर प्रदेश में पुलिस को गैंगस्टर बना दिया गया है। मनीष गुप्ता गोरखपुर की बात कर ले, जहां पर पुलिस ने गैंगस्टर की भूमिका में आकर पीट कर मार डाला। आगरा में एक वाल्मीकि समाज जिसका आप जिक्र कर रहे थे, उसको अरुण वाल्मीकि को पीट कर मार डाला गया। किस तरीके से पुलिस ने हाथरस में दलित की बेटी को जला दिया उनके परिवार के परमिशन के बगैर। किस तरीके से इंद्रकांत त्रिपाठी महोबा को इन्हीं की पुलिस के पुलिस अधीक्षक ने मार डाला और आज तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। और ये अभी मंत्री जी झूठी बयानबाजी कर रहे थे कि कार्रवाई हो रही है। देवरिया शेल्टर होम पर क्या कार्रवाई कर दिया? आज तक लोग पकड़े गए क्या? बनारस में जो नरेंद्र मोदी पुल बनवा रहे थे, गिर गया था, जिसमें 12 लोग मर गए थे, 18 लोग मर गए थे, आज तक उसपे मुख्य आरोपी के खिलाफ कार्रवाई कर पाए क्या आप? और ओबीसी की बात आप कर रहे हैं। ये उन्नाव की जो लड़की थी जिसको जिंदा जला दिया गया, वो कौन सी बिरादरी थी? ओबीसी नहीं थी क्या? संजीत यादव कानपुर, जहां पर आपकी पुलिस बिचौलिए की भूमिका में आ गई थी, क्या संजीत यादव नहीं थे क्या? और तमाम 600 से ज्यादा ब्राह्मणों की हत्या हो गई प्रतापगढ़। उमाशंकर जी, इस तरह की घटनाएं छत्तीसगढ़ में भी हुई हैं, राजस्थान में भी हुई हैं, लेकिन वहां इस तरह की राजनीति नहीं हुई। राजस्थान में एक दलित को भीलवाड़ा में पीट करके मार डाला गया, हनुमानगढ़ में, माफी चाहता हूं, और एक महिला के पैर काट लिए गए। आज तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। और कांग्रेस के जो नेता हैं वो पूरी राजनीति उत्तर प्रदेश में करना चाह रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में उपाध्याय जी इसलिए राजनीति कर रही है क्योंकि हम यहाँ विपक्ष में हैं। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है। अगर यहाँ पर लखीमपुर की घटना होगी, हम जा रहे हैं, हम न्याय दिला रहे हैं। कल हमने 1 करोड़ रुपए भी दिया। अगर राजस्थान में कार्रवाई नहीं हो रही है तो ये विजय राजे सिंधिया और ये अमित मोदी और ये जेपी नड्डा क्या चूड़ियां पहन के बैठे हुए हैं? क्यों नहीं जाते हैं राजस्थान में हमारी सरकार के खिलाफ हल्ला करने? क्यों नहीं जाते हैं न्याय दिलाने अगर किसी को न्याय नहीं मिल रहा है? उपाध्याय जी, क्योंकि न्याय हम दे रहे हैं। जो आप हनुमानगढ़ रहे हैं, हमने तत्काल गिरफ्तारी की। हमने इनकी तरह से अजय मिश्रा टेनी को नहीं हटाया जो अपने बेटे के बचाव में बैठा हुआ और जो गुंडों की भाषा बोल रहा था 25 सितंबर को कि निपटा दूंगा मैं, लखीमपुर से बाहर भेज दूंगा। उस गुंडे के खिलाफ नरेंद्र मोदी ने क्यों नहीं कार्रवाई किया? उसको क्यों नहीं हटाया आज तक? ये इसका चाल चरित्र और चेहरा है। अगर हमसे हमारे शासित राज्यों में कुछ हो रहा है तो हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं, इसलिए इनको बोलने का मौका नहीं मिल रहा है। लेकिन क्योंकि ये ठीक है उमाशंकर जी, लड़की हूं लड़ सकती हूं, लड़की हूं लड़ सकती हूं, यह नारा क्या महिला वोटरों को लुभाने के लिए दिया गया है? ये आखिर अचानक से महिलाओं की याद कैसे आई? और ये जो 40% यहां किया गया है, ये कांग्रेस के अन्य राज्यों में भी होना चाहिए? जी उमाशंकर जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। ये अचानक से नहीं, मैंने शुरुआत भी वहीं से किया था। मैंने आपको बताया था कि राजीव गांधी जी ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में रिजर्वेशन देकर महिलाओं को ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रमुख, बीडीसी, जिला पंचायत अध्यक्ष और मेयर बनाने का रिजर्वेशन करके महिलाओं को यहाँ पर कांग्रेस पार्टी राजीव गांधी जी की देन है। दूसरा, मैंने कहा कि आदरणीय सोनिया गांधी जी ने 33% आरक्षण राज्यसभा में पारित करवाया, लेकिन इन्हीं लोगों ने, आज जो सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, इन्हीं लोगों ने लोकसभा में उस बिल को नहीं पारित होने दिया था। नहीं तो हम महिलाओं को 33% आरक्षण पिछली बार ही दे दिए होते।
और उसी कड़ी में ये हमारा तीसरा स्टेप है कि आज उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी जी प्रभारी हैं। वो चाहती हैं कि महिलाओं को राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से जो उनको सशक्त बनाने का विमर्श है, उसका तीसरा स्टेप हो, इसलिए उन्होंने उत्तर प्रदेश में ये लागू किया है। और क्योंकि प्रियंका गांधी जी पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव है, तो जाहिर सी बात है कि दूसरे राज्यों में जब चुनाव होगा तो हम लोग इस बात को उम्मीद कर सकते हैं कि वो भी अपने राज्यों में, चाहे पंजाब में हो, वहां पर चुनाव होने वाला, उत्तराखंड में चुनाव होने वाला, हम लोग ये उम्मीद लगा रहे हैं कि वहां जो हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, जिम्मेदार लोग, वो भी 40% रिजर्वेशन देंगे। प्रियंका गांधी जी ने तो कहा कि मेरी तो इच्छा थी कि 50% हम आरक्षण। मनोज जी, समाजवादी पार्टी इस महिलाओं वाले दांव से किस तरह से निपटेगी? क्या समाजवादी पार्टी महिलाओं के लिए कुछ अतिरिक्त सीटों की व्यवस्था करने जा रही है? क्या कोई फार्मूला आपने इस तरह का निकाला है? क्या कोई इस तरह की योजनाएं हैं? क्योंकि इस समय जिस तरह से प्रियंका गांधी सक्रिय दिखाई दे रही हैं, पूरे मीडिया के सीन से अखिलेश यादव गायब हैं, जबकि अखिलेश यादव की यात्राएं अभी पूरे प्रदेश में बहुत अच्छी निकली, लेकिन पूरे मीडिया में इस समय प्रियंका गांधी छाई हुई थी। मनोज जी, देखिए, इसमें किसी तरीके का केके जी कोई उपहास करने या विरोध करने वाला पॉइंट बनता नहीं है। ये असल में कौन सी पार्टी किसको किसको कैसे टिकट देगी, महिलाओं को कितना देगी, पुरुषों को देगी, ये उनके संविधान ने उनको ताकत दे रखी है। उनके संविधान के पे हम क्वेश्चन करने वाले कौन है? समाजवादी पार्टी ने हमेशा से महिलाओं का सम्मान किया है। जो हिस्सेदारी देने की बात आई, जो राजीव गांधी जी का जिक्र किया, तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी ने पंचायत में आरक्षण लागू किया, इस बात को भी गए चाहिए। हमारे कांग्रेस के साथी ने कहा कि कुछ लोगों क्षेत्रीय दल ने विरोध किया। निश्चित तौर पर हमने जो महिला रिजर्वेशन की बात आई 33%, उस पर हमारा विरोध इस बात का था कि 33% में भी आरक्षण लागू होना चाहिए, ये कोई गलत बात नहीं थी। और अगर पिछड़ों को, दलितों को 33% महिलाओं में आरक्षण नहीं मिलेगा तो ऐसे रिजर्वेशन का तो कोई मतलब नहीं है। तो ये अगर जायज बात थी तो हमारे पॉइंट को रखना चाहिए था, लेकिन हमारा तो विरोधात्मक विरोध करना, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। मुझे अभी एक जवाब देना है बीजेपी के मंत्री जी को। उन्होंने हिंदुत्व अखिलेश जी को बड़ी सारे शब्द सुना दिए। आप अब वो शब्द कहूंगा तो सर मेरा मुंह खराब हो जाएगा। हम कितने बड़े हिंदू हैं इसका सर्टिफिकेट हमें किसी से नहीं चाहिए। हम भगवान विष्णु के 8वें अवतार के वंशज हैं हम लोग। हमारे हिंदुत्व पे मत उठाओ उंगलियां, इतना पाप लगेगा कि मुंह भी नहीं दिखा पाओगे। और मैं यादव हूँ, मैं हिंदू हूँ, ये मैंने नहीं तय किया है, ये ईश्वर ने तय किया। आप कोई नहीं होते हो ये सवाल उठाने वाले। अगर सवाल उठा रहे हो तो निश्चित तौर पे आप ईश्वर को एक चैलेंज दे रहे हो। हमने कौन सा हिंदुत्व के विरोध में कौन सा काम कर दिया? भगवान विष्णु के 8वें अवतार थे, उनसे बड़ा, कृष्ण से बड़ा कोई अवतार नहीं है, इस बात को समझ लो। अगर पुराण नहीं पढ़े, वेद नहीं पढ़े तो दोबारा जाके पढ़ लेना, उनसे बड़ा कोई अवतार नहीं है। हमको दोषी राजनीति के लिए बना रहे हो? अरे हम संवैधानिक पद पे बैठे हैं तो अपने संवैधानिक पद का निर्वहन किया। हम कोई कल्याण सिंह नहीं थे जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ा दी, अपने खिलाफ मुकदमा लगवा लिया और जेल जाने तक की नौबत आ गई, फिर बात को माफी मांग लिया। हम वो वाले नहीं हैं। हम लेकिन आपने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई थी। ये वही समाजवादी पार्टी है जिसने कार सेवकों पर गोलियां चलवा दी थी और मुलायम सिंह जी ने कहा था गोलियां चलेंगी चलेंगी चलेंगी। तो आप पढ़े लिखे हो ना, पत्रकार हो ना, मुख्यमंत्री का दायित्व क्या है? मुख्यमंत्री का क्या दायित्व है? यही दायित्व है कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसकी धज्जियां उड़ा दे। अगर ये है और आप जैसा पत्रकार अगर ये बात कहता है तो निश्चित तौर पर इस देश में अभी भी बहुत कुछ संशोधित करने की जरूरत है। नहीं, मेरा तो सवाल है केवल कि क्या कार सेवकों पर गोलियां चलाना उचित था? क्या राम मंदिर के जो निर्माण में कार सेवक लगे हुए थे उन पर गोलियां चलाने को आप उचित ठहरा रहे हैं? अभी हम कपिल देव जी से जवाब ले लेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाना जरूरी था, ये बात का जवाब कौन देगा? और फिर उसके बाद कितने लोग मरे? जब वो बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कराया तो देश का क्या माहौल था? इस बात का जिक्र कौन करेगा? उस पर चर्चा कौन करेगा? अगर नहीं करना आता तो मत करिए पत्रकारिता, माफ करिएगा। मुझे ऐसी पत्रकारिता, ऐसे सवालों से हमेशा इस बात की मैं खिलाफत करता रहूंगा। नहीं, मेरी पत्रकारिता में सवाल मत उठाइए। मैं तो चूंकि आपके शासनकाल में हुआ, मैं सवाल उठाऊंगा। मुझे पत्रकारिता आपसे नहीं सीखनी है। कपिल देव जी, आपसे जवाब ले लेते हैं। आपके हिंदुत्व पर जो आपने सवाल उठाए उस पर मनोज यादव जी ने भी बोला, उमाशंकर पांडे जी ने भी बोला
और उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन में, हालांकि ये इस डिबेट का विषय नहीं था, लेकिन चूंकि डिबेट इस पे मुड़ गई है तो मैं आपसे जवाब लेना चाहता हूं कि कार सेवकों पर जो गोलियां चलाई गई थी वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालना में चलाई गई थी। देखिए पता जी, अगर हम कपिल जी कार सेवकों की ही बात करें, कार सेवकों पर गोली चलाई गई, ये बात ठीक है कि शासन की जिम्मेदारी होती है कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश का पालन करे, लेकिन कार सेवक शांतिपूर्ण आंदोलन करे। तत्कालीन सरकार ने उन पर गोलियां चलाई और इससे ही वो स्थिति तब थी जो 2 अक्टूबर को मुजफ्फरनगर में रामपुर चौराहे पर शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे उत्तराखंड के लोग, जो उस समय उत्तराखंड के विभाजन की मांग कर रहे थे, वो केवल मुजफ्फरनगर प्रदर्शन कर रहे थे। उन लोगों पर गोली चला करके महिलाओं पर, युवकों पर उनको मारा गया, उनके इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया। ये घटना भी आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी की, हाँ, उसमें तो रिपोर्ट में भी आ गया था कि रेप हुआ है वहाँ प्रदर्शनकारियों के साथ, वहाँ पे रेप हुआ, तो वो भी उल्लेख करना चाहिए। यानी इनकी सरकार तो हमेशा गोलियां चलवाने की मार रही है, चाहे 2 अक्टूबर की घटना हो चाहे कार सेवकों की घटना हो। ये बातें इसे छिपा करके, ये सुप्रीम कोर्ट की आड़ लेकर के जनता के सामने बच नहीं सकती। अब इस बात को इसी बात गुजरात का दौरा बोल रहे क्या? कैसे गुजरात में किस तरीके से तांडव किया बोल रहे क्या? ये वही मोदी है जिन्होंने गुजरात में जिस तरीके से कत्लेआम करवाए, कोई बोला नहीं है। पहले ये इसका जवाब दो, दूसरे में तो सवाल उठा देते हो। ट्रेनें तो थक गई। उसमें जो लोग उसमें शामिल थे उन्हें सजा हुई है और बाकी लोग बरी भी हुए हैं। उसमें जो लोग शामिल थे उन्हें सजा हुई है, बरी हुए हैं, लेकिन निहत्थे नागरिकों पर गोलियां चलवाना, उत्तराखंड का जिक्र किया कपिल जी ने, मैंने कार सेवकों का जिक्र किया, तो क्या ये गोलियां चलवाना सही है? सुप्रीम कोर्ट ने, मतलब हालांकि ये डिबेट का विषय नहीं, लेकिन आप बहुत उत्तेजित होकर पत्रकारिता में सवाल उठा रहे थे, इसलिए मैं कह रहा हूं, उत्तराखंड के लिए जो प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे थे उन पर गोलियां चली थी, महिलाओं के साथ बलात्कार हुए थे, तो रिपोर्ट में है। नहीं कहते हो उनको दंडाई, क्यों नहीं कहते हो? आप उनको कार सेवक कह रहे हो, वो किसी के दंगा करने गए थे, तो जलाने वाले लोग थे। आराम से नहीं, आप इस तरह की बातें टीवी डिबेट में मत करिए कि हम हिंदू हैं कि नहीं है। ये सर्टिफिकेट मुझे एडवाइस आप तो नहीं चाहिए। मंत्रियों के इस तरह की बातें कर रहे हो। ठीक है अरुण जी आप बताइए। अरुण जी, मैं अरुण जी से सवाल ले लेता हूं, मुझे लगता है कि हम बहस से भटक रहे हैं। अरुण जी, ओम प्रकाश राजभर जी सुहेल देव जी की समाधि पर ओबीसी को लेकर के गए थे, तो ये सही था? आप इसे क्या मानते हैं? आप पत्रकार हैं कि भाजपा के एजेंट हैं? पहले ये हमको बता दीजिए, ये खबर कौन चला दिया? नहीं, मैं सवाल करूंगा, मैं सवाल तो करूंगा, एजेंट क्या है? वेरी गुड, सवाल करो तो भाजपा के एजेंट है, नहीं करो तो आप ये सवाल तो मैं करूंगा ना आपसे। नागपुर से ट्रेनिंग लेकर आए, मतलब आपकी दुखती रग है ना वो। महाराज कौन गया था? आप देखे थे चेहरा? ये फोटो दिखाइए कि हम वहां गए थे। हम वहां अगर नहीं गए तो आपने बता दिया हम वहां गए हैं। झूठ बोलने के ट्रेनिंग अगर नागपुर से लिया गया है ना, तो पत्रकारिता छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता ग्रहण कर लीजिए। आपसे पत्रकारिता नहीं हो पाएगा। उत्तर प्रदेश की जनता हाथरस की बेटी के साथ बलात्कार हुआ, 1 साल हो गया। भारतीय जनता ये आपसे नहीं सीखना है, ये आप मुझे मत सिखाइए। मुझे पता है कि किस तरह की बातें की थी, मुझे पता है ओम प्रकाश राजभर जी ने भारतीय जनता पार्टी क्यों छोड़ी, वो क्या चाहते थे। फिर मुंह मत खुलवाइए मुझे पता है उनकी डिमांडें क्या थी, वो क्या चाहते थे। क्या हुआ? 5 किसान, मेरा मुंह मत खुलवाइए आप। 5 किसान के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की गाड़ी चढ़ी, बुलडोजर उसके ऊपर क्यों नहीं चलाई जा रही है? अगर पिछड़े दलित अत्याचार अगर कहीं नजर आ जाते हैं तो बुलडोजर चलने लगता है। मुसलमान का कहीं मामला आ जाता है तो बुलडोजर चलने लगता है। अब पिछड़े आपको मालूम होना चाहिए, चला जा बुलडोजर। अगर अब जमीनों पर अवैध कब्जे हैं तो बुलडोजर नहीं चलने चाहिए। जमीनों पर अवैध कब्जे हैं तो बुलडोजर नहीं चलने चाहिए। भाई ये बताइए, जमीनों पर अवैध कब्जे चाहे किसी के भी शासन में हो, मैं किसी एक शासन की बात नहीं करता। केंद्रीय मंत्री, उनके बेटे की गाड़ी किसानों के ऊपर चढ़ गई, किसान मर गए, क्या उनके ऊपर कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। और ये लिपा जेल में है वो और उसके साथी जेल में है, जेल में है। एसआईटी जांच कर रही है, फिर से रिमांड पे लिया है। कुछ नहीं हो रहा है, सब खाली दिखावा हो रहा और जो है। बाकी चारों को मारा भीड़ ने, उत्तेजित भीड़ ने, उन चारों की बात कोई नहीं कर रहा, केवल उन 4 किसानों की बात कर रहे हैं। उसमें एक पत्रकार भी मरा है, 4 अन्य लोग भी मरे हैं, लेकिन उनके यहाँ कोई नहीं गया। उनके यहाँ जो गए उनको फिर किसान मोर्चा ने निलंबित किया है। आप मौत को भी दायरे में बांध के देखते हैं। जो
जो नागपुर से ट्रेनिंग आपको मिल रही है वो जनता के बीच में मत परोसिए, जनता दुखी है। बताइए ना माननीय नागपुर से ट्रेनिंग मुझे नहीं मिली है, मेरी ट्रेनिंग पत्रकारिता की है, लेकिन सवाल पूछते हैं, जब चुभते हुए सवाल पूछते हैं तो इसी तरह के जवाब आते हैं। जब चुभते हुए सवाल पूछते हैं तो जवाब इसी तरह के आते हैं। मेरे दिक्कत यही है कि आप लोगों को चाहिए कि आपकी बातें सुनते रहें, आप जो कहें उसको सच सच मानते रहें। और अगर हम अपनी तरफ से सवाल उठा दें जो सवाल जनता के बीच में है, तो क्या वो लोग जो मरे हैं वो लोग मरे नहीं थे? क्या उनकी मौतें नहीं हुई? क्या वो इंसान नहीं थे? तो वो एजेंडा जनता नहीं सुनना चाहती। आप पूछिए ना, माननीय मंत्री जी कहे कल कि यहाँ के 95% जनता को डीजल पेट्रोल से कोई मतलब नहीं है, मुट्ठी भर लोग डीजल पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं। पूछिए ना माननीय मंत्री जी बैठे हैं, क्या उत्तर प्रदेश वो गलत किया उन्होंने, वो उसका मैं विरोध करता हूँ, वो सही नहीं था, 100 दिन में वो सही नहीं किया उन्होंने। अगर महंगाई है तो महंगाई का विरोध होना चाहिए। हम कोई महंगाई के साथ नहीं है, नहीं मैं उपेंद्र तिवारी जी को मैं सही मानता हूं कि उन्होंने, अब वो जनता उनको जवाब देगी। इसीलिए आप भाजपा की एजेंटगिरी मत करिए, वो जनता जवाब देगी। जनता, उत्तर प्रदेश की जनता जवाब देने के लिए तैयार है। मैं भाजपा की नहीं कर रहा हूं, मैं जनता की कर रहा हूं। मैं जनता का प्रतिनिधि हूं, जनता की तरफ से सवाल करता हूं, लेकिन चुभते हुए सवालों के जवाब तो मैं सवाल पूछता रहूंगा। जवाब आपको देने होंगे, जवाब आप चाहे जो दे सकते हैं। मुझे भाजपा का एजेंट बताना है, बताते रहिए, उससे क्या फर्क पड़ता है? सवाल तो मैं करूंगा, सवाल पूछना मेरा अधिकार है। इस नाते वहां जाने से रोका जा रहा महिलाओं को? पूछेगा माननीय मंत्री जी से, इनके वरिष्ठ नेता है बेबी रानी मौर्य ने कहा कि बनारस में जाकर 7 बजे के बाद थाने मत जाओ, नहीं तो रेप हो जाएगा। यही तो है उत्तर प्रदेश का शासन, राम राज्य लाने वाले थे। राम राज्य लाते लाते उत्तर प्रदेश की जनता को भिखारी बना दी है। आज हमारे देश की भुखमरी की कगार पर देश पहुंच गया है। वादा किया था बहुत कम की स्वर्ग में पहुंचा देंगे, राम राज्य ला देंगे, और आज राशन के लिए लोग गिड़गिड़ा रहे हैं। आज उनको आवाज नहीं मिल पा रही है, पेंशन तक के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं, खाने में पीटा जा रहा है। और जब बात किया जाएगा तो राष्ट्रवाद की बात होगी। अरे शिक्षा मिलेगी नहीं, रोजगार मिलेगा नहीं, 70 लाख रोजगार देने की बात किए थे, बताए माननीय मंत्री 4.5 लाख क्यों दे पाए? 70 लाख वादा किया था, लड़कियों को देने की बात किया था कि उमाशंकर पांडे जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? पांडे जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आपने कहा कि एक पत्रकार भी मरा था, वहां कोई नहीं गया। मैं आपको करेक्ट करना चाहता हूं, प्रियंका गांधी जी उनके घर पे गई थी और उनकी बेटी वैष्णवी से मिली थी, उनके परिवार को भी उन्होंने घोषणा की। मैं प्रियंका गांधी जी की बात नहीं कर रहा, उन्होंने उनको सहायता भी दी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने भी उनको सहायता दी है, पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी सहायता दी है, मैं उससे सहमत हूं। लेकिन मेरा सिर्फ सवाल यह था उमाशंकर पांडे जी कि बातें कोई जो बाकी उत्तेजित भीड़ ने जिन बाकी लोगों को मारा उनकी बात कोई नहीं कर रहा, केवल 4 किसानों की बात हो रही है। मेरा सवाल सिर्फ इतना था, मैं ये कह रहा हूं, मैं इससे सहमत हूं कि प्रियंका जी गई थी, उनको सहायता भी दी है, दोनों मुख्यमंत्री, कांग्रेस शासित मुख्यमंत्रियों ने सहायता दी है, बिल्कुल सही बात है आपकी। देखिए, आपने जो लोग मारे गए, प्रियंका गांधी जी उनके घर भी जाना चाहती थी, लेकिन आईजी ने और उनके घर वालों ने इनको वहां जाने से मना किया, इसलिए प्रियंका जी वहां पर नहीं गई। लेकिन आप समझिए, उस सीन को समझिए कि एक गाड़ी आके लोगों के ऊपर पीछे से चढ़ाते हुए निकल जाती है, और जो लोग उस गाड़ी में सवार थे, जब गाड़ी के पहिए फंस जाती है और उस समय वो लोग उतर के भागते हैं और भीड़ उनको मारती है। आप बताइए इसमें दोष किसका है? आपकी सिंपैथी किसके साथ होगी? कानून की न्याय किसके साथ होगा? अन्याय किसके साथ हुआ? सारा बलवा किसके साथ हुआ? लेकिन जो मुख्य आरोपी है वो भारत सरकार का गृह राज्य मंत्री है, जिसके अधीन पूरे देश की पुलिस है, जो गुंडों की भाषा बोलता है, और उसका बॉस कौन है? अमित शाह, जिनके जो तड़ी पार रहे हैं, उनके ऊपर भी तमाम सारे मुकदमे लगे हैं। चलिए हम कपिल जी से जवाब ले लेते हैं फिर इस बहस को। कपिल जी, ये तमाम सारी बातें, जैसे अरुण राजभर जी अभी उत्तेजित हो गए, उमाशंकर पांडे जी ने जो कहा, ये जो मुद्दा है कि अजय मिश्रा जी जो टेनी है, उनका इस्तीफा क्यों नहीं हुआ? कपिल जी देखिए, पता जी जांच हो रही है, जो कार्रवाई हो रही है, उनके बेटे जेल के अंदर है, उनका मुकदमा कायम हुआ है। ऐसा नहीं, तो समाजवादी पार्टी के, बसपा के या राजभर के कहने से चीजें नहीं क्यों? जो कानून है अपना काम कर रहा है, एसआईटी की जांच चल रही है, जांच में जो चीज सामने आएगी उसके आधार पर कार्रवाई होगी। अब ये इनका बस मोदी जी इस्तीफा भी ले लें, अब इनकी कहने सरकार थोड़ी चल रही है। जनता ने उनको चुन के भेजा है, जो कानून अपना काम कर रहा है, कानून के अंदर दोषी पाए जाएंगे तो उन पर भी कार्रवाई होगी। तो ये तो चाहते हैं कि मोदी जी भी इस्तीफा दें और योगी जी भी इस्तीफा दें, इनके कहने से निर्णय नहीं होगा।
ये धरने में बैठे, चलिए वो ठीक धरने में है, बैठे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा समय समाप्त हो रहा है, अब इजाजत चाहेंगे। आप सब लोग हमारे साथ जुड़े, बहस में कुछ गर्मा गर्मी भी हुई, लेकिन सवाल उठाना हमारे अधिकार है, जवाब देना आपका अधिकार है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। ये चुनावी राजनीति है, चुनाव चूंकि नजदीक है तो ये चुनावी बिसात बिछी हुई है। इस समय चुभते हुए सवाल किसी को पसंद नहीं है। हर कोई चाहता है कि डिबेट में आए और उन्हें चुनावी भाषण देने का मौका मिल जाए, लेकिन ये संभव नहीं है क्योंकि हम जनता के प्रतिनिधि हैं। हमारे चैनल का नाम भी जनता टीवी है। जनता के जो सवाल हैं, चाहे वो चुभते हुए हों, चाहे वो सरल हों, ये सवाल तो पूछते रहेंगे। आप देखते रहिए जनता टीवी, समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।